ये चैप्टर हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर के अंदर हमें अवेयर किया जाएगा कि बिजनेस से एनवायरनमेंट कितना इफेक्ट होता है और उसकी क्या रेमेडी रहेंगी, क्या सॉल्यूशन रहेंगी, तो चर्चा करने वाले हैं। Since independence, India has launched a number of economic plans to attain economic development at a quicker pace. However, economic development that we have achieved so far has come at a very high price, at the cost of economic quality, environmental quality. पैराफ ये कहना चाह रहा है कि हमने बहुत सारे इकोनॉमिक प्लान बनाए, सक्सेसफुल भी हुए, तरक्की भी करी है हमने, लेकिन ये तरक्की बड़ी महंगी पड़ी क्योंकि इसका एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। Liberalization, privatization, globalization have resulted in the development of the economy, मतलब money point of development हुई, but with the adverse consequences on our environment पे negative impact पड़ रहा है। So we have to bear in mind the adverse consequences of the past development path. पिछली जो गलतियां हुई उनको दिमाग में रखो on our environment and consciously choose a path of sustainable development. अब डेवलपमेंट हमें ऐसी करनी है जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी सस्टेन रहे, उसकी वैल्यू ना करें। मीनिंग, फंक्शंस, रोल एनवायरनमेंट का ही पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, ये दिक्कतें आ रही एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग इंडिया, ये पढ़ने वाले हैं। स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं ये लिखा हुआ करें। Environment is defined as the total planetary inheritance and totality of all the resources. Inheritance किसे कहते हैं? जो पूर्वज हमें मिला, जो प्लानिटरी वाला प्लांट वाला एरिया है, जो ग्रीनरी है कंट्री के अंदर वो, और उसके आसपास के सारे और रिसोर्स, जैसे एनिमल्स की रिसोर्सेज हैं, उससे भी हम कुछ बना रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं। Environment is the sum total of external forces which around us, surround us, हमारे आसपास हैं सारी नेचुरल चीजें। It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other, biotic वाले living elements, birds, animals, plants, forests, fishes, और non-living elements वाले air, water, land। वो सारे एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज हैं जो हम यूज कर रहे हैं, इन सबको कलेक्टिवली एक वर्ड में एनवायरनमेंट है। ये जो एनवायरनमेंट है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए हम काम करने वाले हैं, सोशल पढ़ने वाले हैं, एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है? किसी को प्रोटेक्शन तभी करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा है हमारे लिए? पहला, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, provides resources for production. Environment supply renewable and non-renewable resources. Renewable मतलब जो renew हो सकता है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज हो सकता है, renew। non जो renew नहीं हो सकता, एक बार यूज कर ले खत्म हो गया। तो renewable में क्या लिखा हुआ है? Renewable which can be used without the possibility of resources becoming depleted or exhausted. खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं। ट्रीज काट दिए, दोबारा वहाँ पर प्लांटिंग कर लो, फिर दोबारा ट्री बन जाएगा। फिशेज को मतलब उसके भी इंजेक्शन वगैरह आते हैं कि ज़्यादा बर्थ होंगी फिशेज की, तो डिक्रीज करना उसकी क्वांटिटी हमारे हाथ में है।
नॉन रिन्यूएबल जैसे कि ऑयल पेट्रोल वगैरह हो, ये लिमिटेड ही है के अंदर, वो एग्जॉस्ट हो गया खत्म हो गया, वो रिन्यू का कंसेप्ट नहीं है, ये हम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स जितने भी हैं वो प्रोडक्शन के लिए इनपुट हैं। अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं होंगे, कौन प्रोवाइड नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, इनपुट ही नहीं मिलेगा। तो एनवायरनमेंट ये काम कर रहा है हमारे लिए, इसलिए इसे प्रोडक्शन करना हमारी बता रही है हमारे फायदे में। दूसरा, एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट, वेस्ट को मतलब अपने अंदर समा लेता है, उसे खत्म कर देता है, ये काम करता है। तो कूड़ा बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, उसमें आग लगा और वो पोल्यूशन कर रहा है, एनवायरनमेंट में जा, बट एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया, एनवायरनमेंट ने वो कूड़ा ले लिया या जमीन में गाड़ दिया कूड़े को हमने, तो पानी में बहा दिया। तो एनवायरनमेंट हमारे लिए काम कर रहा है कि हमारे वेस्ट को अपने में समा। The process of production and consumption activity generates a lot of wastage which is absorbed by, तो ये काम कर रहा है हमारे प्रोडक्शन करना हमारा काम। Environment sustains life, तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की सन, सॉइल, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट का ही पार्ट। एनवायरनमेंट हमारी लाइफ सस्टेन करके रख रहा है, हमें जिंदा रख रहा है, ये काम कर रहा है। It provide aesthetic services, मतलब ऐसी सर्विस जो ब्यूटी से रिलेटेड होती है, लुक से रिलेटेड होती है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर। तो पीपल एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट्स लाइक हिल स्टेशंस। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का तरीका, जब बर्डन हो जाता है काम का तो लोग छुट्टियां मनाने इसलिए जाते हैं कि वो माइंड लेवल हमारा क्लियर करता है, फ्री करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। ये ब्यूटी मेंटेन एनवायरनमेंट ने कर रखी है, ग्रीनरी ये हेल्प कर रहा है एनवायरनमेंट हमारी, इसे सस्टेन करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। The environment is able to perform these functions without any interruption as long as demand of these functions is within its carrying capacity. सर कैरी करने की कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की भी, पोल्यूशन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी एक्सीड कर रही है प्रैक्टिकल लाइफ में, इससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। कैरी कैपेसिटी का मतलब कितनी कैपेसिटी कैरी करने की है उस वेस्ट। पहला, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। मतलब जैसे जैसे रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं अपने आप, फॉर एग्जांपल एनिमल्स है, पॉपुलेशन मान लीजिए जिन एनिमल्स की पॉपुलेशन 5000 सपोज हर साल बढ़ रही है, तो अगर आप उन्हें खत्म कर रहे हो तो 5000 से कम होनी चाहिए क्वांटिटी। एनवायरनमेंट पूरे एरिया को, पूरे सराउंडिंग को सपोज 10 पॉइंट से प्योरीफाई कर रहा है, तो हमारा पोल्यूशन करने का जो लेवल है 10 से बिलो होना चाहिए। मतलब जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्स, जो निकाल रहे हैं रिसोर्स, वो रीजनरेशन से कम होना चाहिए, तो कैरी कर पाएगा कैपेसिटी। सेकंड, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विदिन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द, तो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है एनवायरनमेंट उतने लिमिट तक वेस्ट जनरेट करो, उसके ऊपर वेस्ट जनरेट मत करो, लिमिट करो। तो दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो एनवायरनमेंट अपना वाइटल फंक्शन, अपना मेजर फंक्शन लाइफ सस्टेनेंस वाला वो परफॉर्म करने में फेल हो जाएगा और एनवायरमेंटल क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी। क्या है एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्या है उसकी वजह? द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप हो रही है, डेवलप हुई नहीं, एंड एफ्लुएंट कंजम्पशन, ह्यूज कंजम्पशन and production standards has put huge stress on the environment. खूब ज़्यादा प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, खूब ज़्यादा कंजम्पशन किए जा रहे हैं, इससे एनवायरनमेंट पर बर्डन आ रहा है वेस्टेज का, पोल्यूशन का। Many resources have become extinct
and wastages generated are beyond the absorptive capacity of the resource तो खत्म होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं और कैपेसिटी को पार कर रहे हैं एनवायरनमेंट. Absorptive capacity means ability of the environment to absorb degradation without causing environmental damage. तो डिग्रेड करना मतलब वैल्यू डाउन करना. तो डिग्रेडेशन जितनी हो रही है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे. एनवायरनमेंट हमारे पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो है कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. तो क्या वजह है सर जो क्राइसिस आ रही है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्टेज हम दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, क्या वजह है इसकी? उसके बाद समझेंगे कि क्या सोल्यूशन है. वही जो रीजंस हैं उसी से सोल्यूशन निकलेगा. पहला, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन and advent of industrial revolution has increased the demand for environmental resources, but their supply is limited due to overuse and misuse. तो सर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो रिसोर्स की डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा हमारे टाइम ज़्यादा चाहिए, डिमांड बढ़ गई. दूसरा, फैक्ट्री ज़्यादा खुल रही है, फैक्ट्री ज़्यादा खुलने से रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए तो उसको ज़्यादा, मतलब रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. प्रोडक्शन की नॉर्मल हुई इसलिए बर्डन आ रहा है एनवायरनमेंट. ये वजह है. सोल्यूशन क्या निकला? पोल्यूशन कंट्रोल करोगे. सेकंड, द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज. ओवर में रिसोर्स एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं, ओवर में चीज़ें यूज की जा रही हैं, इसलिए कुछ चीज़ें गायब होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं. Due to this, huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources. काफ़ी पैसा खर्चा किया. जैसे कि एग्जाम्पल है कि पेट्रोल खत्म होता जा रहा है तो टेक्नोलॉजी पर खर्चा करा, इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चल जाए, बैटरी से गाड़ी चल जाए, टेक्नोलॉजी पे खर्च किया जा रहा है पैसा ऑल्टरनेट रिसोर्स ढूंढने के लिए. ये मतलब है इसका. थर्ड पॉइंट, extinction of many resources and continuous rise in population has also resulted in environmental crisis. पॉइंट 1 से लिंक कर रखा कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है. ये भी एक वजह है environmental crisis का. Due to implement consumption and production standards of the developed world, the waste generated are beyond the absorptive capacity. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो वेस्ट है वो भी ज़्यादा हो रहा है और वो कैपेसिटी ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट, द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर एंड वाटर्स एंड देयर इज डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी. 70% ऑफ द वाटर इन इंडिया इज पोल्यूटेड. एयर वाटर सब पोल्यूट होता जा रहा है. दिल्ली में न्यूज़ देखते होंगे AQI लेवल से वर्स्ट लेवल पे चल रहा है दिल्ली. इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटरबोर्न डिसीजेज. सांस लेने की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं, खांसी, जुकाम और अस्थमा. अस्थमा पेशेंट को तो मना ही कर देते हैं कि मेट्रो सिटीज वगैरह में रहो ही मत. ये सब दिक्कतें इसी वजह से बढ़ती जा रही हैं, वेस्टेज ज़्यादा है इस वजह से. द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग. हेल्थ का खर्चा तो पहले नेग्लिजिबल हुआ करता था. 50 रुपये की दवाई आ गई 5-6 महीने में का बार बस, और बिना पॉलिसी के काम नहीं चलता. ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन also contribute to the increased financial commitments for the government. ये दो दिक्कतों की वजह से गवर्नमेंट को और प्रेशर आ रहा है. मेडिकल हेल्थ खराब होने की वजह से, एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से हेल्थ खराब हो रही है. ये एक पॉइंट है जो प्रॉब्लम है, रीज़न है. इसके सोल्यूशन पे वर्क करना. एनवायरनमेंट
सिखाया जाए फिर रेमेडीज वगैरह, बट एनवायरमेंटल सोल्यूशन ये है कि वेस्टेज नहीं करना, खुद हेल्थ पे ध्यान देना है। एक बार कीड़ी में मैं रोड पर निकला था किसी काम से, नोटिस किया मैंने पूरी रोड पर सिर्फ 2 ही टाइप की शॉप्स में भीड़ थी, एक फास्ट फूड और एक मेडिसिन। कॉन्सिक्वेंस समझ सकते हैं क्या, कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, फिर मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक होने के बाद फिर फास्ट फूड खा रहे हैं, खराब होने के बाद फिर मेडिसिन खा रहे हैं, ये प्रोसेस है मेट्रो सिटी। तो ये 2 टाइप की शॉप्स का रास्ता पूरी रोड। So it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high, and environmental issues of waste generation and pollution have become critical. What is opportunity cost? ये हमने डिस्कस किया था। Next best alternative for work। तो हम जो अटेन कर रहे हैं उससे पिछले हम क्या छोड़ रहे हैं, that is opportunity cost। जो अटेन कर रहे हैं वो मनी अटेन कर रहे हैं, सक्सेस अटेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट अटेन कर रहे हैं, लेकिन जो हम पीछे छोड़ रहे हैं वो एनवायरनमेंट खराब करके छोड़ रहे हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बताया जा रहा है यहाँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आर हाई। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट है जी गवर्नमेंट के, कितना पैसा कमाना है, कितना टैक्स कमाना है, लोन ले रखा है फॉरेन वर्ल्ड बैंक से, उसको चुकाना है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, अभी ये दोनों वर्ड की चर्चा करेंगे डिटेल में, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एंड राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ड्यू टू डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी शोज दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो गई ऐसा लग रहा है। रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, ये कौन सा केस सिखाने वाला है सर, कि जितने रिसोर्सेज की सप्लाई है अगर हम उससे डिमांड कम रखें तो एनवायरनमेंट स्मूथली चलता रहेगा, क्योंकि हम डिमांड ज़्यादा करते हैं इसलिए वो डिसबैलेंस हो जाता है। सेम खाने की रिकवरी केवल होती है, जितने हमारी बॉडी को मिले उतना ही हम खाना दे रहे हैं उसको, तो बॉडी सही चलती रहती है, ज़्यादा दे देते हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है। इन पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई। पास्ट के टाइम में ये हुआ करता था, क्लाइमेट सही था, कई साल पहले, कई डिकेड्स पहले डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, एनवायरनमेंट स्मूथली चल रहा था। इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। Pollution was within the absorptive capacity of the environment, लिमिट नहीं pollution था। Rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources। ये कुछ देखो, ये वाला सेंटेंस है जो सेकंड टाइम रिपीट हुआ, ऐसे मेमोराइज करने की कोशिश करें, बड़ा समझने में आसान भी है। ये रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना वो लेस है, रिसोर्स रीजनरेशन से भी बहुत पॉजिटिव चीज़ थी पहले, जनरेट ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट कम क्वांटिटी में होना चाहिए, घटे कम बढ़े ज़्यादा। एज अ रिजल्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिड नॉट अराइज। की प्रॉब्लम ही नहीं पास्ट में, लेकिन अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू सप्लाई। सामान कम बन रहा है, डिमांड ज़्यादा। इन द प्रेजेंट पीरियड द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इन फार एक्सेस ऑफ सप्लाई। डिमांड सप्लाई से ज़्यादा, demand is beyond the rate of regeneration। डिमांड रीजनरेशन के पॉइंट से रिसोर्सेज से ज़्यादा है, जिस रेट से रीजनरेट हो रहे हैं, रिसोर्स बन रहे हैं, उससे ज़्यादा डिमांड है। विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा भी नहीं बन रही है, द प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। काफ़ी थोड़ा बहुत भी ज़्यादा लिमिट में और प्रेशर आ रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। Thus, a reversal of supply demand relationship, रिवर्स हो गया है, अगर डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, रिवर्स हो गया। रिवर्सल supply demand relationship is responsible for degradation of quality of environment, quality green environment,
उसके पीछे ये वजह है। now ready नहीं हुआ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग। क्या आ रहा है? सिगरेट डाल दीजिए।
ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इंक्रीज होना एटमॉस्फेयर में, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. Global warming is observed and projected increase in the average temperature of Earth's atmosphere and oceans. तो एवरेज टेम्परेचर जो होता था उससे बढ़ गया है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है. ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज राइजन. एग्जैक्ट कितना है वो दिया हुआ है. एंड सी लेवल हैज राइजन सेवरल इंचेस. ग्लेशियर में जो आइस के बर्ड्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इसलिए ओशन का लेवल बढ़ रहा है. ओशन लेवल इसलिए इंक्रीज हो रहा है. कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर. क्या बोल सकते हैं? जो एनवायरनमेंट है हमारा, अगर ये सारी चीज़ें ना हो जो हमने अभी भी ना पढ़े, तो एटमॉस्फेयर में जो हीट आती है वो अपना काम करने के बाद वापस चले जाता है. नॉर्मली ऐसा होता है. लेकिन हमारा जो पोल्यूशन हमने जो कर दिया उससे जो सन की जो हीट आ रही है उस हीट को बाहर नहीं जाने दे रहे एनवायरनमेंट से. जो पोल्यूशन वाला है हीट आगे उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, एनवायरनमेंट में रोक के रखा हुआ, इसलिए हीट एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है. ये पॉइंट कहना चाह रहा है. दिस इज ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन. अमंग फैक्टर्स दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, अदर पॉइंट दे रखा है. ऑयल पेट्रोलियम बर्न करना, डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट हटाना, मीथेन गैस रिलीज करना. मीथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्ट, एनिमल से जो वेस्ट निकलता है, एनिमल्स की डेड बॉडी भी हो गई, उससे मीथेन गैस बनती है. इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन which contributes to deforestation, methane production and use of fossil fuels. कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज करना, इंजेक्शन देकर के उनके ब्रीड बढ़ाना है. जैसे सपोज भेड़, उसका उनका काम है उसमें भेड़ पाली हुई है, भेड़ को खिलाने के लिए उनको खेतों में छोड़ देते हैं, वो सारे जो खेत हैं वो खा लेते हैं. तो इससे ये डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, पेड़ वगैरह कम हो रहा है उसकी वजह से. और वही मीथेन, अपने वेस्ट से मीथेन बनाते हैं एनिमल्स, मीथेन प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है और फ्यूल्स कम होते जा रहे हैं. Atmospheric concentration of carbon dioxide and methane have increased by 41% and 160% respectively above pre-industrial levels since 1700. मतलब उसके पहले इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी, उसके बाद से होने लगे, उसके बाद इतना परसेंट ये गैस बढ़ गई. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या दिक्कतें हैं? पहले दिक्कत आइस मेल्ट हो रही, इस वजह से ओशियंस का लेवल बढ़ रहा है. Ice is melting worldwide, especially at the Earth poles. It has led to steep rise in sea level and coastal flood. flood ऐसे की वजह से आ रही है. Natural disasters इस वजह से हो रही हैं. Hurricanes and other storm type नाम है हमारे तूफान are likely to become stronger. Tropical diseases बढ़ रहे हैं इस वजह से. Malaria, cholera, dengue, chikungunya. Effects on animals. There are thousands of species like polar bears in danger of becoming extinct forever. अगर कोई प्रजाति completely विलुप्त हो जाए तो दोबारा बनने का कोई चांस ही नहीं. क्योंकि की जीन्स से आगे बनता उसको completely extinct होते जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं. Effect on seasons. Global warming has led to shift in cycle of seasons as summers are getting unusually longer than winters. तो पहले के टाइम पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, लंबी होती थी, नहीं मेहनत होती थी. सर्दी का टाइम कम हो गया, जैसे नवंबर में पंखा चल रहा है. ग्लोबल वार्मिंग. ओजोन डिप्लीशन, तो आसमान में जैसा देखते हैं
जो लेयर दिखती है वो 5 लेयर, वो लेयर कम होना, गायब होना, पतली होना, दिस इज ओजोन डिप्लीशन। इसी वजह से उसका काम होता है कि सन की जो लाइट हम सब पे पड़ती है, चाहे ट्रीज पे पड़ रही है, चाहे ह्यूमन बीइंग पे पड़ रही है, तो सन की लाइट जो है वो काफ़ी डेंजरस होती है डायरेक्ट पड़ना। तो ओजोन लेयर से ट्रांसफर होने के बाद फिर हम पर आती है, तो हम पर नॉर्मल लेवल की आती है, हाई लेवल की नहीं है, इसलिए हम बच जाते हैं। क्रिश 2 देखिए, इसमें पेन इन्वेंट करते हैं, देखिए किसी देखिए ना, क्रिश 2 में जो साइंटिस्ट होता है वो पेन इन्वेंट करता है, उससे डेड बॉडी में जान डाली जा सकती है, उसमें ये इन्वेंशन दिखाई गई। सन की लाइट से पेन रखता है और सन की लाइट उस पेन पर पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन जिस पर पड़ेगा वो डेड आइटम भी लिविंग थिंग में बदल जाता है, या डेड बॉडी हो जिंदा हो जाएगी, या मुरझाया हुआ पौधा हो ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा उसमें दिखाया गया। उसमें एक ये भी चीज़ दिखाई गई थी कि सन की लाइट जो डायरेक्ट पड़ रही है उतनी डेंजरस होती है कि उस आइटम को जिंदा तो कर देती है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो तेज लाइट तो वो खत्म हो जाता है। तो इन्वेंट्री में इस इन्वेंशन में इसलिए भी और टाइम उसमें और क्वालिटी उसमें और सुधार करना बाकी था, उसमें ये दिखाया। सेम कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हैं कि ओजोन डिप्लीशन का काम वही है कि डायरेक्ट लाइट सनलाइट से हमें फायदा मिलता है, लेकिन डायरेक्ट पड़ेगा तो लॉस हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं करता। ओजोन लेयर से को रोक के चलते वो खत्म होने जाएगी तो गर्मी से ज़्यादा होगा। Ozone depletion refers to the destruction of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from the man-made chlorofluorocarbons and other forces. अब लिखा हुआ वर्ड man-made, तो ये जो क्लोरीन है, ये जो एसिड है, ये जितनी भी गैस हैं, ये सारी की सारी man-made है, नेचुरल कोई भी नहीं, साउंड की बनाई हुई एसिड है जो कि ओजोन लेयर को खत्म करने जा रही है। Causes of ozone depletion. The problem of ozone depletion is caused by high level of chlorine and bromine compounds in the stratosphere. Stratosphere second last layer का नाम है, जो 5 लेयर बताई मैंने आसमान में होती है, उसमें second last जो layer है उसका नाम होता है stratosphere। तो इस लेवल को प्रॉब्लम हो जा रही है ये वाली गैसेस। The origin of these compounds is CFS, तो ये chlorofluorocarbon acid, CFS short में लिखा हुआ है, which is used in cooling substance in AC and fridge। AC और फ्रिज, पर AC और फ्रिज दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। फ्रिज का काम होता है एक पर्टिकुलर एरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना, हम डोर लगा देते हैं तो उसी एरिया को मैनेज कर पाता है। AC में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, सभी को ये एक एरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना। उसका बॉक्स छोटा नहीं होता, बड़ा होता है एसी का, बड़ा क्या होता है एरिया, जिस एरिया में उसको टेम्परेचर मेंटेन करना वो एरिया बड़ा, इसलिए उसकी लिमिट 16-17 तक की होती है, उससे नीचे वो नहीं कर सकता मेंटेन एसी। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है एसी और फ्रिज का। उसको बनाने में जो गैस यूज़ की जाती है, उससे जो गैस रिलीज होती है, तो बनाने में वो ओजोन लेयर को खराब करने में सबसे बड़ी वजह थी। अब हालांकि साइंटिस्ट ये कहते हैं जो कंपनियाँ बना रही हैं अब जो इस टेक्निक से बन रहे हैं वो ओजोन लेयर को खराब नहीं करते। Orosol propellants and chlorofluorocarbons which is used in fire extinguishers, इनके अंदर जो यूज की जाती है गैस वो ओजोन लेयर के लिए नुकसानदायक है। मेन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं सर इसकी वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन of ozone layer, more ultraviolet radiation UV rays comes to earth and causes damage to living organisms. UV radiation seems to be responsible for skin cancer in human beings. इसकी प्रॉब्लम पहले तो नहीं हुई थी, ज़्यादा होने लग गई। UV radiation lowers production of phytoplankton which affects other aquatic organisms. Aquatic मतलब जो पानी वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। UV radiation can also influence the growth of terrestrial plants. Terrestrial की वर्ड है टेरिटरी से, तो कुछ एरिया में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बैड इफेक्ट करता है ये वाला UV radiation।
Montreal Protocol, an ozone layer prevents most harmful wavelength of ultraviolet light from passing through the Earth's atmosphere. Its depletion has generated worldwide concern. तो ओजोन लेयर का इसी काम होता है यूवी रेडिएशन को कंट्रोल करना, पास होने से लिमिट करना. It has led to adoption of Montreal Protocol. प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल समझ लीजिए पॉलिसीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज फॉलो कर रही हैं कि अब से हम ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, अपनी कंट्री में ऐसे रूल फॉलो करेंगे कि ओजोन लेयर खराब ना. ये प्रोटोकॉल भी है, उसमें जिस कंट्री की इच्छा हो वो आकर एग्रीमेंट करते हैं साइन कि हाँ जी हम अपनी कंट्री में ये पॉलिसी लेकर के आएंगे कि ओजोन लेयर खराब है. Montreal Protocol is a historical treaty designed by the members of United Nations to protect the ozone layer by phasing out CFC. CFC को हटा देना है हमें, which is supposed to be the main reason for ozone depletion. Under the Montreal Protocol, all the signing members, जो कंट्री आकर के साइन कर रही है, वो साइनिंग मेंबर हो गए, agreed to freeze the consumption and production of CFC by the year 2030. इस डेट तक हम खत्म कर देंगे प्रोडक्शन. India signed the Montreal Protocol along with its London Amendment in 17 September 1990. The Montreal Protocol has significantly reduced the burden of CFC in stratosphere, जो लेयर का नाम है, and helped in ozone recovery. तो ये बरकरार है कि इस प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट किया है अलग कंट्रीज में कि हम ट्राई करेंगे कि ये गैस हमारी कंट्री से एटलीस्ट ना बने. रेडी करें.